चलिए इस बीच आई थिंक फाइनल बेट का वक्त हो गया है। मार्केट्स डे लो पर है, लेकिन एक बेट और ले लेते हैं, फाइनल बेट। आइए देखते हैं रजत के साथ। बताइए रजत, कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सेक्टर से कंपनी चुनी है, एक्शन कंस्ट्रक्शन, जिसमें समझता हूँ कि अच्छी तेजी बन सकती है। वैसे भी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन स्पेस में इस समय तेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स तो वैसे ही इस समय लाइमलाइट में, रीट्स की खबर के बाद जो सेबी ने नियम ट्वीक किए हैं उसके बाद से तेजी बनती हुई नजर आई। इस सेक्टर को भी काफ़ी बेनिफिट होगा जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को इक्विपमेंट सप्लाई करती है या फिर जो माल वहाँ पर जो भाड़े पे देती है कंपनियाँ, ऐसी कंपनियों को। एक्शन कंस्ट्रक्शन और नतीजे तो शानदार थे, क्वार्टर वन में 3 गुना के आसपास मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया था मैनुअल बेसिस पे। इंपॉर्टेंट ये है कि आज 50 दिन की औसत एवरेज के ऊपर आके कामकाज कर रहा है। 42-43 का जोन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह ऐड कर रहा है स्टॉक में पिछले कुछ 3-4 दिनों से काफी स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन के बाद चढ़ने की कोशिश कर रहा है और अब यहां से चढ़ा तो सीधा 47-48 तक पहुंचने की क्षमता रखता है। 2 हफ्ते से वॉल्यूम एक्टिविटी भी देखें तो आज की जो वॉल्यूम है वो 2 हफ्ते के औसत वॉल्यूम से ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग खरीदारी वो भी वॉल्यूम के बीच में इमर्ज हो सकती है। इस पर बेट लगाएं 47-48 के टारगेट के लिए। चलिए शुक्रिया रजत आपका पूरी बातचीत के लिए। एक्शन कंस्ट्रक्शन लगभग 4470 के स्तर पे करीब 3.25% ऊपर अगर आप देखें, ₹1 की तेजी लेकर यहाँ पे कारोबार कर रहा है। मिस्टर लूना, अभी प्रश्न मेरा यही था, FPIs का जिक्र आपने किया था जब सेबी का महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन सर डेट मार्केट को थोड़ा सा मैं प्रश्न जो आपसे पूछना चाह रहा था, और मैच्योर करने के लिए, लिक्विडिटी और बढ़ाने के लिए, पार्टिसिपेशन और बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है लूना साहब, और क्या क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए ताकि लिक्विडिटी, पार्टिसिपेशन डेट मार्केट में थोड़ी सी और आगे बढ़े? I'm not getting anything. अभी संपर्क शायद टूट गया, वो खुद ही हाथ हिला के कहते कि अभी संपर्क नहीं हो पाया। खैर चलिए संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार अगर आप देखिए 217 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो की तरफ खिसकता हुआ इस वक्त। राकेश, आप क्या करेंगे निफ्टी बैंक पर? 19,890 जो रिस्की जोन है वो बहुत दूर नहीं है, ये 19,600 का, 19,660 का, क्या करेंगे आप यहाँ पर? देखिए वीरेंद्र, रिस्की जोन आईटी है एज ऑफ नाउ। अगर आप देखें तो आईटी स्पेस स्पेसिफिकली इन्फोसिस के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। अगर इन्फोसिस में क्रैक आता है तो वो जो मिड कैप आईटी स्पेस है उसमें एक बहुत बड़ा क्रैक देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ कहीं कॉशियस होना चाहिए, तो वो आईटी स्पेस में कुछ बेचना है तो आईटी को बेचें। इनफैक्ट अभी हमने 10 मिनट पहले इन्फोसिस में एक सेल कॉल दी है 1069 के स्टॉप लॉस के साथ। इन्फोसिस को बेचना चाहिए 1010 से 1015 के लक्ष्य के लिए। चलिए इस बीच मिस्टर लूना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बोल। हेलो मिस्टर लूना, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर दिल्ली स्टूडियो से, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो सर मेरी आवाज मिल रही है आपको? मिल रही है, पर अभी मैं को वो एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं तो हेलो। आई थिंक चलिए हमारा संपर्क अभी भी नहीं हो पाया। चलिए लेकिन निफ्टी अब दिन के निचले स्तरों पर थोड़ा दबाव एक्सटेंड हुआ है। निफ्टी बैंक डे लो पर एक्सिस बैंक को देखिए 5% की कमजोरी भी देखी जा रही है और दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। दरजीत, आपके कमेंट्स क्या है ये एक्सिस बैंक में जो आज कमजोरी दिख रही है? 6% नीचे इनफैक्ट अभी स्टॉक आ चुका है। हाँ, आज उसमें एक्सिस बैंक में कुछ खबरें चल रही हैं वो सुटी के स्टेक को लेकर के, तो आई थिंक उसकी वजह से ओवरहैंग स्टॉक पर है और जब तक ये डिसीजन नहीं होगा शायद वो ओवरहैंग बना रहेगा। बट अदरवाइज फंडामेंटली आई थिंक उसमें कोई चेंज नहीं है। उन्होंने भी अच्छे डिस्क्लोजर्स दिए हैं और पिछले दोनों क्वार्टर में काफ़ी हद तक AQR रिलेटेड जो प्रोविजनिंग थी वो कर दी है। तो मुझे लगता है कि अगर और नीचे थोड़ा कुछ निचले स्तरों पे मिलता है, ये ओवरहैंग बना रहता है तो उसमें एक्यूमुलेट करने का मौका है। हमारा बाई कॉल है 630 रुपीज़ का टारगेट। जी हाँ, चलिए इस बीच थोड़ा सा देखते हैं कि मिड कैप में लॉसेस कहाँ बढ़ रहे हैं। वो स्टॉक्स जो कि इस वक्त मिड कैप में एक्सट्रीम लॉसेस में है, इसमें आप देखिए एजिस लॉजिस्टिक्स लगभग 3.5% नीचे, यानी एक इवन के मैच्योर होने के बाद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग। एक्सिस बैंक का जिक्र अभी मैंने किया, यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद आप देखिए ब्लिस जीवेस फार्मा, यहाँ सॉफ्टनेस है, लगभग ₹3.07 नीचे स्टॉक। कैनरा बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, यहाँ पर सॉफ्टनेस लगभग 2% की। आप धानुका एग्रीटेक को देखिए 5.5% नीचे कारोबार करता हुआ। धानुका एग्रीटेक प्लीज अगर एक बार देखिए ₹39 नीचे स्टॉक अगर आप देखें। डे लो पर इलेक्ट्रोसिल कास्टिंग ये करीब 3.25% नीचे है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स 258 के स्तर पे, यहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम सॉफ्टनेस है। और एक आप देखिए और जो स्टॉक्स काफ़ी सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं, इसमें एक
अब जरा देखिए IL&FS ट्रांसपोर्ट को लगभग 3 रुपए नीचे करीब 3% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। तो बहुत सारे स्टॉक्स, JNK बैंक को देखिए, ये करीब 3.5% नीचे है। राकेश, इसमें से वीक स्ट्रक्चर कौन सा लग रहा है आपको? एंड स्पेशली एक स्टॉक देखिए JM फाइनेंशियल, ये भी इस दौर का बड़ा, अभी भी मैंने इसके चार्ट देखे, बड़ा पैसा कमाया है लोगों ने इसमें, 40 रुपए से 45, 50, 55, 60, 70, 75, लेकिन अब ये जो 65 वॉलेट कर रहा है ऑन द डाउन साइड, आपको लगता है कि नाउ से रिस्की बात? बिल्कुल रिस्की है वीरेंद्र। अगर ये 65 के नीचे क्लोजिंग देता है जैसे अभी देख रहा है, तो स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है 61 रुपए तक की। जी आशीष, ये टेक्सटाइल और केमिकल स्पेस से क्या कोई स्टॉक आप रेकमेंड कर रहे हैं? अभी आज आप देखिए टेक्सटाइल स्पेस से SRF का बिहेवियर इंट्राडे हाईस पे ट्रेड कर रहा है, एक कमजोर मार्केट में भी। केमिकल स्पेस में सुदर्शन केमिकल, विष्णु केमिकल, इंडिया ग्लाइकोज, ये कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स रहे हैं। अभी नए निवेश के लिहाज से आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं इन दोनों ही सेक्टर्स में? देखिए, मेरा मानना है कि जो एक SRF जो आपने जिक्र किया, ये स्टॉक अच्छा नजर आता है। और SRF में यदि देखें तो डेप्रिसिएशन और इस बार का नेट प्रॉफिट ऐड करें तो इस क्वार्टर का जी प्रॉफिटेबिलिटी करीब 800 करोड़ के आसपास हो जाती है। तो कंपनी के जो बिजनेसेस हैं, स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस, टेक्निकल टेक्सटाइल, ये दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इस टाइप के यदि नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करती है तो अभी भी मेरा मानना है जो पी देखे इस फाइनेंशियल ईयर में, तो जो उनकी पी है वो अभी भी 10 से कम पे कोट हो रहा है, तो जिसके कारण से इन स्टॉक्स की री रेटिंग हो रही है। तो SRF मेरा मानना है बिल्कुल 2000 रुपये भी क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा जो दूसरे टेक्सटाइल स्टॉक है, वहाँ पे रेमंड्स एक मुझे अच्छा नज़र आता है, क्योंकि एक ब्रांड और एक जो फैब्रिक बिजनेस है उसमें थोड़ा रिवाइवल देखने को मिला है, जिसके चलते स्टॉक में पिछले कुछ समय में हमने री रेटिंग होता देखा। अरविंद में भी मुझे लगता है कि एक्यूमुलेशन दोबारा से हो रहा है। केमिकल क्षेत्र की बात करते हैं तो जैसे बोडल केमिकल है या तिरुमलाई केमिकल जैसे स्टॉक है, उनमें हमने एक अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी देख लिया है। अब मेरा मानना है वीरेंद्र कि थोड़ा सा सेक्टोरल चर्निंग होगा। केमिकल स्टॉक जो मिड कैप के स्टॉक है जिनके वैल्यूएशन काफी रिच हो गए, वो थोड़ा सा पॉज लेंगे और दूसरे सेक्टर परफॉर्म करेंगे। तो हाईस पे केमिकल के स्टॉक्स को नहीं खरीदने की मेरी सलाह रहेगी। वाकई मैं कल एक बड़ा गौर से एक चार्ट दिख रहा था, NIT टेक्नोलॉजीज, बड़ा अच्छा लग भी रहा था और आई थिंक मन कर रहा था सुबह इसके बारे में बात करने का, और ओवरसोल्ड था, लेकिन ओवरसोल्ड होने के बाद एक नीचे छोटा सा, अगर आप देखें, एक बेस बना चुका था, छोटा सा बेस, और उस बेस से अब ऊपर निकला है ये 431 के स्तर पे। याद रखिए NIT टेक इज़ द थर्ड मोस्ट इम्प्रेसिव स्टॉक इन डेरिवेटिव्स। तीसरा, पहला है SRF जिसका सुबह भी जिक्र हम कर रहे थे, IRB 4.6% अगर आप देखें इजाफा यहाँ पे, देन भारत फाइनेंशियल्स और MRF, ये टॉप प्राइस गेनर्स हैं। और लूजर्स में देखिए, जहाँ पे वायदा कारोबार में काफ़ी अगर आप देखें तो इस वक्त अनवाइंडिंग है और प्रेशर है, उसमें आप देखिए एक्सिस बैंक, NHPC और ACC और ल्यूपिन, तो यहाँ पर दिग्गजों में यहाँ पर। और देखिए शॉर्टिंग कहाँ हुई है आज आप देखिए शॉर्टिंग हुई है थोड़ी सी, एक सेकेंड, अजंता फार्मा, हीरो मोटरकॉप, अमराजा बैटरीज, मैक्लॉयड रसल, स्पेशली अमराजा बैटरीज, आप देखिए 1025 के स्तर पे, ये थोड़ा सा हायर लेवल से सॉफ्ट पड़ा है। अमराजा बैटरीज 1025 के भाव पे, राकेश आप कैसे दिख रहे हैं? एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट लेके बैठा है यहाँ पे कोई भी ट्रेडर है तो। अमराजा बैटरीज हो गया, एक्साइड को देखिए, सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो क्या रिस्क बढ़ रहा है अब यहाँ पे? देखिए वीरेंद्र, इन स्टॉक्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक साइड में ऊपर में 203, 204 एक रेजिस्टेंस है, ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। अमराजा बैटरीज एक नई टेरिटरी में निकला हुआ है, जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, गिरावट पे खरीदारी करी जा सकती है स्टॉक के अंदर। जी, अमराजा बैटरीज और एक्साइड भले ही सॉफ्ट हो, लेकिन ऑटो एंसिलरी से कई ऐसे स्टॉक्स है जो कि अच्छी स्ट्रेंथ आज दिखा रहे हैं। भारत गैस उनमें से एक है जो कि 13% ऊपर है। भारत फोर्ज एक और शेयर जहां पर अच्छी मजबूती है। दलजीत, ये ऑटो एंसिलरी में भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज क्या हैं आपके? हाँ, अभी पिछले सेगमेंट में हमने बात किया था, ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजी हमारा प्रेफर्ड पिक है, और एक्साइड इंडस्ट्रीज दूसरा पिक है वहाँ पर, प्लस बैंको प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात किया था। तो ये 2-3 स्टॉक्स जो अभी हमें अच्छे लग रहे हैं। दलजीत, ये जरा एक बार मैं अभी कुछ देर पहले टेक्सटाइल शुरू की बात कर रही थी, आप ये देखिए 1-2 स्टॉक्स और जिन्होंने काफ़ी सब्सटेंशियल मूव दिया है। बाटा चलने के बाद थोड़ा सा थक गया इस रेंज में आने के बाद। लिबर्टी ने पूरा का पूरा अगर आप देखें 2015 और 16 अंडर परफॉर्मेंस में गुजार दिया। इस स्पेस में दलजीत कोई इंटरेस्ट है आपका, या फिर कोई चुनिंदा स्टॉक इस स्पेस में?
हमने कवरेज शुरू किया था लिबर्टी पे विद दिस होप कि ये जो जीएसटी के बेनिफिशियरी भी हैं और कंजम्पशन थीम बहुत अच्छा प्ले करता है, प्लस बाटा काफ़ी ओवर वैल्यूड है, तो लिबर्टी उसका वैल्यूएशन कैचअप होगा। लेकिन ये तीनों ही जगह पे ये कंपनी ने हमें निराश किया और फिर फाइनली हमने वो कवरेज ड्रॉप कर दिया। मुझे लगता है कि लिबर्टी का बेसिकली प्रॉब्लम, उनका ब्रांड बहुत अच्छा एस्टेब्लिश्ड है बट वो लॉजिस्टिक्स नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और जो उसको मोनेटाइजेशन करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है उनका। इस वजह से परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, नतीजे बहुत निराशाजनक रहते हैं हमेशा, तो हम लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं। बाटा में सिर्फ इशू है कि वहाँ पे भी ग्रोथ नहीं आ रही है। उन्होंने बीच में वो सैप वगैरह अप्लाई किया था तो वो भी उनके भी लॉजिस्टिक्स इश्यूज काफ़ी ख़राब हो गए थे। अब थोड़ा शायद वो स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए हम एक आध क्वार्टर और वेट करेंगे, फिर उसके बाद उसमें कुछ कॉल देखने की कोशिश। इस बीच आप देखिए जरा सेंचुरी प्लाई को, ये स्टॉक बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे चलना चाहिए। देखिए एक तो फ्रेश ब्रेकआउट था और एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट था, 205, 40, 35 लगभग राकेश बहुत संक्षेप में रखिएगा, ये 40 के ऊपर 35 रुपये का मूव बन रहा था इस स्टॉक में। इंटैक्ट है वो टारगेट्स अभी भी? बिल्कुल वीरेंद्र, काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और वो मूव्स के जो टारगेट्स हैं बिल्कुल वो टारगेट्स इंटैक्ट है। जी राकेश, दो और स्टॉक्स, एक तो श्रेयस शिपिंग जिसका दूसरा सेशन है आज, स्ट्रेंथ का 8% ऊपर अभी भी, और एक वालचंदा का इंडस्ट्रीज, अच्छे बाइंग इंटरेस्ट आज देखे गए इस शेयर में भी। देखिए श्रेयस शिपिंग की बात करें दीपाली, तो कल से एक रैली स्टॉक में बनी हुई है। ट्रेडिंग के नज़रिए से इन स्तरों पे आप खरीदते हैं तो कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करें। वालचंद इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक बड़ा ब्रेकआउट बड़े चार्ट पे देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़ी रैली मौजूदा स्तरों से भी देखने को मिल सकती है। कंजर्वेटिव होकर देखें तो ऊपर में 178, 180 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। चलिए मंडे के लिए आप कौन से ट्रेड्स कैरी कर सकते हैं ये जान लेते हैं बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स में। पल्लवी के साथ मौजूद है हमारे साथ, बताइए पल्लवी कौन से 6 ट्रेडिंग बेट्स हैं आपके पास? शुक्रिया दीपाली। सबसे पहले बीटीएससी ट्रेड में है जेट एयरवेज, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं विकास सालुंके। उनका मानना है कि यहाँ पर 570 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 538 का। इसके अलावा डीएलएफ, यहाँ पर अच्छी तेजी आज का सेशन देखने को मिल रही है, खरीदारी की जा सकती है 162 के टारगेट्स के लिए, लेकिन 150 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसके अलावा अगला बीटीएससी ट्रेड है आईओसीएल, लोकेश उपल मानते हैं खरीदारी की जा सकती है 598 के टारगेट्स के लिए, एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करने की लिखा है 578 का। इसके अलावा लोकेश की तरफ से आरईसी एक बाय कॉल है, यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 260 के टारगेट्स के लिए और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 245 का। अगला ट्रेड एसटीबीटी है, यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है एक्सिस बैंक में, आज कमजोरी भी देखने को मिली है, टारगेट 540 का आपको रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाएं 576 का। इनफैक्ट अगली कॉल नीरव छेड़ा की तरफ से ओएनजीसी, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है 271 के टारगेट्स के लिए और 256 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। जी शुक्रिया पल्लवी आपका। तो ये 6 ट्रेडिंग बेट्स बताएं पल्लवी ने, इसके अलावा 3 ट्रेडर्स कॉल्स और आपको बता देते हैं, यहाँ पोजीशंस बना सकते हैं। आशीष कल मानते हैं बीएल आप खरीदे 1295 के टारगेट्स के लिए, 1248 का स्टॉप लॉस आपको रखना है, 1260 पर अभी ट्रेड कर रहा है। दूसरी प्रेफरेंस है उनके आरबी इंफ्रा, एक स्पाइक अभी भी आया 4% ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, 275 के लक्ष्य के लिए खरीदारी रिकमेंड कर रहे हैं, 252 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, 260 पर स्टॉक की क्लोजिंग इनफैक्ट अभी ट्रेड कर रहा है। और तीसरी चॉइस है उनकी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, 850 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की जा सकती है, 800 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, 815 के लेवल्स अभी देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी अपने किसी पसंदीदा स्टॉक पर आए लेना चाहते हैं तो स्टॉक का नाम हमें भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए 78400240 पर। इसके अलावा अब अगले हफ्ते का एक्शन क्या रहेगा उस पर बातचीत कर लेते हैं। मंडे को यानी 26 सितंबर को जेएनए एक्सेल्स की लिस्टिंग होगी। एक स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स मिला था इस आईपीओ को, 207 इसका प्राइस बैंड था। 26 सितंबर को ही यानी मंडे को ही एचपीएल इलेक्ट्रिक, जिसको काफ़ी फीका रेस्पॉन्स अब तक 2 सेशंस में मिला है, इस आईपीओ का लास्ट डे होगा, क्लोजिंग होगी इस आईपीओ की 27 यानी सितंबर को ट्यूसडे को अल्जीरिया में ओपेक की बैठक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट है। और एक 29 सितंबर को आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ की लिस्टिंग, तो 2 लिस्टिंग होनी है, इन पर फटाफट से कमेंट ले लेते हैं। आशीष, एक तो जीएनए एक्सेल्स एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला था आईपीओ को, 54.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? लिस्टिंग गेन्स लेकर निकल आए या फिर होल्ड रखे? और आईसीसी प्रूडेंशियल एक क्वाइट स्टार्ट, लेकिन जो आईपीओ क्लोज हुआ था वो काफ़ी मेगा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस के साथ हुआ था। दोनों ही आईपीओ पर क्या सलाह आप देंगे ऑन लिस्टिंग? जीएनए एक्सेल मेरा मानना है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी आईपीओ में, तो एक लिस्टिंग गेन अच्छा खासा मिलने की उम्मीद है और निवेशकों को बुक करना चाहिए। कि मेरा मानना है कि जो लिस्टिंग गेन मिलेंगे वो ठीक ठाक उसमें मिल सकते हैं, तो एक बार जो भी शेयर्स हैं तो बेचिए।
जहाँ तक ब्लू आईसीआईसीआई इंश्योरेंस का सवाल है, वहाँ पे भी एक लिस्टिंग गेन आने की उम्मीद है, क्योंकि एचएनआईज ने काफ़ी उस पर्टिकुलर इशू में एंथुसियाज्म दिखाया और रिटेल में कोई इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था, तो वहाँ पे भी एक लिस्टिंग गेन आएगा और वहाँ पे भी मेरा सलाह रहेगी वो लिस्टिंग गेन बुक करना चाहिए, क्योंकि आज जैसे जो एल&टी टेक्नोलॉजी में हुआ वो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि उन दोनों इशू में भी होगा, तो लिस्टिंग गेन लेके इन दोनों इशूज में निकलना चाहिए। ये दलजीत आपसे मोस्ट प्रोबेबली आखिरी प्रश्न ही होगा यहाँ पे, मीडिया स्पेस में क्या प्रेफर कर रहे हैं आप लोग इस वक्त और क्लाइंट्स को क्या एडवाइस दी है? अनफॉर्चुनेटली हम लोग मीडिया स्पेस कवर नहीं करते हैं और उसमें कोई भी स्टॉक हमारा कवरेज में नहीं है। जाते जाते एक और नुस्खा कोई इन्वेस्टमेंट का देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस में स्पेशली जैसे जेबी केमिकल्स की हमने बात की, वहाँ पर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है और सेफ बेट भी है और उसमें ट्रिगर पॉइंट्स भी 2-3 आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, दैट शुड गिव गुड रिटर्न्स। जी शुक्रिया दलजीत आपका शामिल होने के लिए शो में, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। राकेश, 2 ट्रेड्स जो आप रेकमेंड करेंगे मंडे के लिए? देखिए, एक तो ग्लेनमार्क फार्मा, दीपाली जो पहले भी मैंने रिकमेंड किया था, ग्लेनमार्क फार्मा को बाय करके चलना चाहिए। 897 का स्टॉप लॉस, 980 का टारगेट है। और दूसरा अदानी पोर्ट को बाय करें करेक्शन में, 267.50 का स्टॉप लॉस, 290 के टारगेट के लिए। चलिए, इस बीच निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो पर है और जो लॉसेस आए हैं ना बीते के आखिरी आधे घंटे में, तो वो एक्सिस बैंक से आए हैं, क्योंकि और एक्सिस बैंक 6% नीचे है और अपने साथ ये पूरा निफ्टी बैंक के चंक को अगर आप देखें ड्रैग कर रहा है। आज हर क्षेत्र का एक दिग्गज अगर आप देखें अनफॉर्चुनेटली इस सेल ऑफ में, या माफ कीजिएगा सेल ऑफ वर्ड का इस्तेमाल मुझे नहीं करना चाहिए था, इस गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्सिस बैंक, एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स, ल्यूपिन और विंडो फार्मा, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, और बस अब ये 2 चीज़ें हैं, एक तरफ सारे दिग्गज हैं खड़े हुए हैं, एक तरफ एक और दिग्गज खड़ा हुआ है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, करीब 1101 के स्तर पे। हालांकि ये अगर आप देखें अपनी इंट्राडे जो बढ़त है उसका एक सब्सटेंशियल हिस्सा अगर आप देखें 8 रुपये सरेंडर कर चुका है, लेकिन मेरे को आज स्ट्राइक करने वाला एक स्टॉक लग रहा है फिर से, और वो है डॉक्टर रेड्डीज। राकेश, कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर रेड्डीज पर? आप ये देखिए, समहाउ ये अपने आप को बाजार की चाल से दूर चुपचाप अगर आप देखें रखे हुए हैं और ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस से गुजर रहा है, जिसे कहते हैं गैप फिलिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही बोला आपने वीरेंद्र। डॉक्टर रेड्डीज काफ़ी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीचे में इस स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो 3155 3160 के अराउंड एक अच्छा बेस बना हुआ है और नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से निकल रहा है, एक अच्छा डिफेंसिव बेट है मौजूदा स्तरों पर। राकेश, एक छोटा कमेंट भारत फाइनेंशियल पर भी 4.5% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए दीपाली, एक अच्छी रैली भारत फाइनेंशियल में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिखाया है 830 के ऊपर। करेक्शंस पर इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। मीडिया स्पेस से एक और स्टॉक है जिसके अंदर इतनी खराब मार्केट के अंदर भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, वो डिश टीवी है। डिश टीवी पे भी नज़र रखनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया राकेश, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे इंडस्ट्रीज पे आ रखी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़े। दलजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे और इंडस्ट्रीज पे अपनी रखी आपने और अपनी रिकमेंडेशंस दी। क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और इस क्रम में सबसे ऊपर आप देखिए तो जो लॉसेस के साथ खड़ा है वो है एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। सबसे ज़्यादा लॉसेस यहाँ पे हैं। निफ्टी डे लो पे क्लोज हो रहा है, ऑलमोस्ट 8823, ये 8821 डे लो है। हालांकि रिट्स की खबर जो आई उसके बाद अगर आप देखें जो सेबी का फैसला था, उसके बाद तमाम रियल एस्टेट कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, उनमें एक सब्सटेंशियल मूव था, स्पेशली आईआरबी इंफ्रा, एमईपी इंफ्रा, पेनिनसुला लैंड, डीएलएफ, पेस्टी एस्टेट्स, इनमें काफ़ी सब्सटेंशियल मूव था। उसके बाद अगर आप देखें तो होटल, रॉयल ऑर्किड अगर आप देखें, इन होटल्स, EIH, इनको भी दायरे में लाया गया। इसके वाइसरॉय होटल, ताज जीवी के, इनमें अगर आप देखें एक अच्छा मूव था, 1, 1.5, 2, 2, 3% का। राफाल डील का असर अगर आप देखें, पूरा का पूरा जो डिफेंस स्पेस था वॉलचंद नगर 8% ऊपर। और सारे के सारे स्टॉक्स, सिर्फ अगर मैं BEL को और BML को छोड़ दूँ तो इनमें आधा 1.5% का मूव था। फार्मा शेयर में आज एक सब्सटेंशियल मूव था सुबह से अगर आप देखें, बाफना फार्मा, मोरपेन लैब्स, आती ड्रग्स, जुबिलेंट लाइफ, एलेम्बिक फार्मा, इन सब में काफ़ी अच्छा खासा गेन 3, 4, 5% का। ऑटो एंसिलरी स्पेस अगर आप देखें तो ये करीब भारत गैस, हाईटेक गियर्स, जमुना ऑटो और टिमकिन और एमटेक ऑटो, इन सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव था। एक देखिए L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज आज लिस्टिंग हुई और जो भी
पहली बात तो जो लिस्टिंग हुई वही ऑलरेडी काफी कमजोर मतलब एक फीकी लिस्टिंग हुई थी। महज 7% के प्रीमियम पर ये शेयर लिस्ट हुआ था और अब जो भी लिस्टिंग गेन्स थे थोड़े बहुत भी उन सब को ओवरकम करते हैं। डे लो पर 861 अपने आईपीओ प्राइस पर अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 861 के लेवल्स। पता नहीं क्यों लगता है मुझे कि एलएनटी का ना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ मार्केट से प्राइमरी मार्केट से जो सरकार है ना बहुत अच्छा नहीं है। स्टार्स पता नहीं क्यों नहीं स्टार्स मैच नहीं करते। डेफिनेटली सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। एमटेक ग्रुप के शेयरों को देखिए आप। एमटेक ऑटो आज करीब 5.6%। कास्टेक्स अगर आप देखें तो ये करीब 3.5% के ऊपर। जेएमटी ऑटो अगर आप देखें आज बहुत दिनों बाद थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाई दी यहाँ पर। मेटलिस्ट फॉर्जिंग्स ये करीब आई थिंक 9% के ऊपर था। तो इन सब में काउंटर्स में काफी स्ट्रांग मूव था। उसके बाद देखिए तो आज आप 52 हफ्तों के नए उच्चतम स्तरों पे जो स्टॉक्स रहे गिरते हुए बाजार पे बावजूद आरती ड्रग्स, बजाज फिनसर्व, भारत फॉर्ज, बेयरकॉप साइंसेज, बॉम्बे बर्मा अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने अपना 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर छुआ। सेम इज द केस विद द ब्लू स्टार, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, सेंचुरी प्लाई 252.95 पे, सेंचुरी टेक्सटाइल्स तक 913 के स्तर पे कमाल कर दिया स्टॉक ने। सितंबर की सीरीज डेफिनेटली इसको बिलोंग करती है अलॉन्ग विद रेमंड्स, एडलवाइज, गायत्री प्रोजेक्ट्स, आईडीएफसी बैंक, जेएनके लक्ष्मी सीमेंट, लक्ष्मी सीमेंट माफ कीजिएगा, और जुबिलेंट लाइफ यहाँ पे सब्सटेंशियल। लेकिन जुबिलेंट लाइफ क्या अगस्त सितंबर का महीना रहा है इस स्टॉक के लिए। 2 गुना हो गया स्टॉक, 2 गुना। बाकी केशोराम, एमआरओ टेक, रामको सीमेंट्स, वी2 रिटेल, वर्लपूल ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे हमने अच्छा खासा मूव देखा। एलएनटी टेक के लिए अगर आप देखें लिस्टिंग कतई भी अच्छी नहीं रही। और आपके स्क्रीन पर अगर आप देखें इंडेक्स में शुमार स्टॉक्स में जिनमें सबसे ज़्यादा पेन था वो था द मोस्ट ऑफ द पेन विच वॉज कमिंग फ्रॉम एक्सिस बैंक, लगभग 35 रुपये नीचे, करीब 556 के स्तर पे। और एसीसी करीब 52 रुपये नीचे 1630 में। ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर आप देखें एसीसी का चार्ट कमजोर पड़ता हुआ। ल्यूपिन करीब 41 रुपये नीचे 1487 का स्तर यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखें तो ल्यूपिन के बाद अगर आप देखें तो आज ऑरबिंदो फार्मा ये भी अगर आप बैकफुट पे था। थोड़ा सा अगर आप खुशी की बात करूँ तो यहाँ पर एक ओएनजीसी और रिलायंस ये अगर आप देखें थोड़ा ठीक ठाक मूव देखे गए। मार्केट शट लगभग 45 अंक नीचे 8822 पर, ऑलमोस्ट एट डे लो, दिन के सबसे निचले स्तरों पर। और सेंसेक्स लगभग 125 अंक नीचे। ये सॉफ्टनेस अपने आप में अगर आप देखिए बहुत बड़ी सॉफ्टनेस नहीं थी, गिरावट अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन आई थिंक वो जो जैसे कि मैं सुबह कह रहा था ना आपको कि सीरीज का दायरा आपको आज की इस क्लोजिंग के साथ मालूम चल जाएगा। अभी हमारे पास वो दमखम नहीं है कि हम 8960 को पार कर पाए। आशीष, इस क्लोजिंग पर राय आपकी, एंड स्पेशली यू टेक ऑन 3 स्टॉक्स, आई मीन माफ कीजिए 2 स्टॉक्स पे, रिलायंस अगेन एंड ओएनजीसी। दोनों रिलायंस और ओएनजीसी मुझे काफ़ी पसंद है और मेरा मानना है ऑयल एंड गैस सेक्टर अब आने वाले 3-6 महीने में बाजार को लीड करेगा। तो इनफैक्ट रिलायंस में जैसा मेरा टारगेट 1300 रुपये का था मैं मेंटेन करता हूँ, और ओएनजीसी भी 300 रुपये की तरफ आने वाले समय में बिल्कुल जाएगा क्योंकि सेक्टर पूरा रीरेट हो रहा है। तो इसलिए इसके कारण से मैं पहले कह रहा था कि केमिकल या दूसरे सेक्टर नहीं बाय करके अब ये नए सेक्टर में रुझान बढ़ रहा है, तो ये पर्टिकुलर सेक्टर देखना चाहिए। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने।